हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। पॉल बेनविट्ज 51,000 एकड़ में फैले कर्टलैंड एयर बेस के नजदीक ही एक घर में रहते थे और एयरफोर्स बेस के नजदीक रहने की वजह से आकाश में लाइट दिखना कोई भी अजीब बात नहीं थी। लेकिन फिर उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए रेडियो पर अजीब सिग्नल को इंटरसेप्ट किया जो कि मनुष्यों के द्वारा नहीं छोड़ा गया था। और जब पॉल ने इस अजीब सिग्नल के बारे में एयरफोर्स को बताया तो एयरफोर्स ने पॉल के सामने एक शर्त रखी कि वो इसके बारे में किसी और को नहीं बताएंगे और अगर वो ऐसा करते हैं तो एयरफोर्स उनकी रिसर्च को फंड करेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया था जो एयरफोर्स नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता लगे और इसीलिए उन्हें मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। आइए जानते हैं क्या था पूरा माजरा। सितंबर 29, 1927 को पैदा हुए पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर पॉल फेड्रिक बेनविट्ज जूनियर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कोस्ट गार्ड के लिए रेडियो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का काम कर चुके थे, तो उन्हें रेडियो की बहुत अच्छे से नॉलेज थी। और 1953 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके एक बिजनेस खड़ा करने के बारे में सोचा और वो अपनी पत्नी के साथ न्यू मैक्सिको शिफ्ट हो जाते हैं जहां वो थंडर साइंटिफिक नाम की कंपनी की शुरुआत करते हैं जो ह्यूमिडिटी सेंसर्स बेचा करती थी। ये कंपनी आज भी अपना बिजनेस करती है, लेकिन इस कंपनी के जो क्लाइंट थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। थंडर साइंटिफिक मेनली अपना बिजनेस नासा और एयरफोर्स के साथ करती थी। अब इन दोनों से इन्हें इतना बिजनेस मिला कि इन्होंने कर्टलैंड एयर बेस के पास ही एक घर और रिसर्च लैब बनाकर तैयार कर ली ताकि बिजनेस से जुड़ी हुई मीटिंग्स और आने जाने में समय की बचत हो सके। अब कर्टलैंड एयर बेस भी अपने आप में बहुत खास जगह थी क्योंकि कर्टलैंड एयर बेस 51,000 एकड़ में फैला हुआ था और इस बेस पर 23,000 लोग रहते थे। इस बेस पर साइंस लैब, वेपन टेस्टिंग एरिया और न्यूक्लियर वेपन की स्टोरेज फैसिलिटी भी थी। लेकिन जो चीज इस बेस को सबसे खास बनाती थी वो था सॉ यानी SOW, यूएस एयरफोर्स का स्पेशल ऑपरेशन विंग, जो कि दुनिया भर में अनकन्वेंशनल वॉरफेयर और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के ऊपर रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय थी और बाद में यही एजेंसी पॉल की बर्बादी का कारण बनती है। अब क्योंकि पॉल कर्टलैंड एयर बेस के नजदीक ही रहते थे तो वो अक्सर आकाश में रंग बिरंगी रोशनी देखते थे जिसे देखकर शुरुआत में उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। लेकिन एक दिन उनका ध्यान गया कि ये जो रोशनी है हवा में इसकी गति एक एयरक्राफ्ट से तेज है, ऐसे किसी भी एयरक्राफ्ट से तेज है जो उस समय यूएस एयरफोर्स के पास था। अब ये बहुत अजीब बात थी। अब क्योंकि वो एक रेडियो इंजीनियर रह चुके थे तो उन्होंने एक रेडियो सिग्नल इंटरसेप्टर बनाया ये जानने के लिए कि आखिर इन तेज रफ्तार पर घूमती हुई रोशनियों से क्या कोई रेडियो सिग्नल आता है। और कमाल ही हो गया क्योंकि उन्होंने अपने रेडियो पे जो मैसेज इंटरसेप्ट किया वो इंसानों के द्वारा छोड़ा गया सिग्नल नहीं था। लेकिन वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये सिग्नल या मैसेज इंसानों के द्वारा नहीं छोड़ा गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो उन्होंने गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जो उस समय मिलिट्री के द्वारा तो इस्तेमाल नहीं की जाती थी। दूसरी चीज, क्योंकि वो रेडियो सिग्नल के एक्सपर्ट थे तो वो इंसानों के द्वारा छोड़े जा रहे रेडियो सिग्नल को बड़ी आसानी से पहचान सकते थे और कोई सिग्नल इंसानों के द्वारा छोड़ा गया है या किसी और ने छोड़ा है इसमें फर्क करने के लिए उनसे बेहतर इंसान शायद वहाँ पर कोई और नहीं था। इसके बाद उन्होंने जब सिग्नल को एनालाइज करा तो उन्हें पता लगा कि ये तो डाटा बर्स्ट है। ये वो तकनीक है जिसमें रेडियो सिग्नल की मदद से कोड वर्ड में जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो इस जानकारी को यानी इस डाटा बर्स्ट को कैसे डिकोड करें। अब क्योंकि उनके कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे तो उन्होंने खुद ही एक सॉफ्टवेयर कोड कर डाला और जब इन्होंने उस डाटा बर्स्ट को उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाला तो इन्हें कोई भी मीनिंगफुल जानकारी उससे नहीं मिली। एक रेडियो इंजीनियर के तौर पे काम करने के दौरान उन्हें उनकी ट्रेनिंग के समय मैसेजेस डिकोड करने के लिए कॉन्टेक्स्ट नाम की चीज सिखाई गई थी। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इस तकनीक के दौरान आप पूरे मैसेज का मतलब निकालने के बजाय उसमें दिए हुए शब्दों को पहचानते हैं और फिर बाद में उन शब्दों को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उस सेंटेंस से जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं यानी कि मतलब बनाने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो, मान लो मुझे संतरे का जूस पीना है और जाहिर सी बात है अगर मैं ये काम करने के लिए किसी और से कह रहा हूँ तो कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हर भाषा में कॉमन होंगे जैसे संतरा, जूस, पीना। अब ये शब्द पूरे मैसेज में चाहे कहीं पर भी आए, लेकिन अगर मुझे ये शब्द मिल जाएं तो मैं इन्हें जोड़ तोड़ कर शायद काम की जानकारी निकाल पाऊं और इसी तकनीक को कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है और ये तकनीक मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा है, आज भी इस्तेमाल होती है। आपको क्या लगता है भारत की सीक्रेट सर्विस एजेंसी यानी रॉ या आईबी आतंकवादियों द्वारा देश की सुरक्षा से जुड़े हुए मैसेजेस को कैसे डिकोड करती है? बहुत सारी इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से ये भी एक तकनीक है। चलो वापस चलते हैं मुद्दे पर। अब पॉल के द्वारा डिकोड करे गए मैसेजेस में उन्हें कोई मीनिंगफुल जानकारी तो नहीं मिली थी तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना सेम फ्रीक्वेंसी पर एक मैसेज भेजकर उसी से ये जानकारी मांग ली जाए जो ये मैसेजेस छोड़ रहा है कि भाई तुम्हारा ये जो मैसेज है मैंने इंटरसेप्ट तो कर लिया,
दिया, लेकिन मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो जरा ऐसी भाषा में बताओगे जो मैं समझ सकूं। मतलब आ बैल मुझे मार, वो वाला काम होने ही वाला था। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली यही हुआ था। पॉल ने सेम फ्रीक्वेंसी पर एक मैसेज भेजा और इसके बाद रिप्लाई भी आ गया। अब जो रिप्लाई में उन्हें मैसेज मिले थे उनको भी समझना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए उन्होंने कुछ मैसेज डिकोड कर लिए और उन मैसेजेस में जो लिखा था वो ठीक नहीं था। पॉल को इस बात पर पूरा भरोसा हो गया था कि एलियन इन्वेजन इनएविटेबल है, ये होकर ही रहेगा। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो इस चीज की जानकारी अपने देश की सरकार को दे, अपनी मिलिट्री को दे, एयरफोर्स को दे। और पॉल ने अपना पूरा डाटा अपने द्वारा डिकोड करे गए सारे मैसेजेस एक जगह इकट्ठा करके एयरफोर्स में अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा दिए। अब जरा आप सोचिए कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। नॉर्मल कंडीशन में जब आप गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई चीज लेकर जाओगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट कर देगी, आपको दिमाग का इलाज कराने के लिए कहेगी। सरकार ऐसी बात को क्यों एक्सेप्ट करेगी जिससे लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट हो जाए। लेकिन पॉल के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। पॉल को पूरा सीरियसली लिया गया क्योंकि उनके द्वारा डिकोड करे गए मैसेजेस में बहुत अहम जानकारियां छुपी हुई थी। और अब यहाँ पर एंट्री होती है OSI की, यानी ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। OSI की टीम पॉल के द्वारा की गई रिसर्च को बहुत ध्यान से एनालाइज करती है और इसके बाद एंट्री होती है एजेंट रिचर्ड डॉटी की, जिनको पॉल का केस दिया गया। एजेंट रिचर्ड डॉटी पॉल के घर जाकर उनके सारे इक्विपमेंट्स को चेक करते हैं, उनके द्वारा डाटा को एनालाइज करने के तरीके को समझते हैं, यहाँ तक कि उनके द्वारा बनाए गए रेडियो इक्विपमेंट की एक एक डिटेल को नोट करते हैं कि आखिर उन्होंने इसे कैसे बनाया, कैसे मैसेजेस को इंटरसेप्ट किया, किस तरीके से डिकोड किया और वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये एक एलियन सिग्नल है। अब डॉटी की रिपोर्ट के आधार पर एयरफोर्स पॉल की रिसर्च में पैसा लगाने को तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि वो अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को किसी के साथ भी साझा नहीं करेंगे, वो सीधा एयरफोर्स को रिपोर्ट करेंगे। और क्योंकि एयरफोर्स के पास पैसे और रिसोर्स की कोई कमी नहीं थी तो पॉल खुशी खुशी इस चीज पर राजी हो जाते हैं। पॉल एयरफोर्स और रिचर्ड डॉटी को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो एलियंस को हराने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि पॉल को इस बात पे पूरा भरोसा था कि एलियन अटैक तो होगा, तो उससे बचने के लिए और एलियंस को हराने के लिए हमें जल्द ही टेक्नोलॉजी को डेवलप करना पड़ेगा। और वो एक पैट्रियोटिक इंसान की तरह, यानी देशभक्त की तरह अपने देश को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए दिन रात काम करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है बिल मूर की। ये वो इंसान था जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने क्या किया था, जरा ये जान लो कि इस आदमी को सब लोग सीरियस क्यों लेते थे। 1943 में पैदा हुआ बिल मूर एक UFO रिसर्चर थे और यही वो इंसान थे जिन्होंने 1980 में रोजवेल इंसिडेंट के ऊपर किताब लिखी थी, क्योंकि इनकी किताब से पहले CIA ने रोजवेल इंसिडेंट को पूरी तरह से छुपाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। यानी ये इंसान CIA की ऊट पटांग हरकतों की जड़ें खोद रहा था, लेकिन बाद में चल के ये CIA के लिए काम करने लग जाता है, मैजेस्टिक 12 के लिए काम करने लग जाता है। और कमाल की बात ये है ये CIA को डबल क्रॉस करता है। इस इंसान के ऊपर तो पूरी पिक्चर बन सकती है। अब इस जानकारी से आपको बिल मूर के बारे में मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा, तो वापस चलते हैं मुद्दे पर। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीजों के बारे में बता देता हूँ, एक तो रोजवेल इंसिडेंट और एक मैजेस्टिक 12। ऐसा माना जाता है कि रोजवेल न्यू मैक्सिको में अमेरिका के हाथ UFO स्पेसशिप लगा था, एलियंस लगे थे और पूरे अमेरिका में UFO से जुड़ी हुई कोई भी घटना या जानकारी मैजेस्टिक 12 की मर्जी के बिना कहीं पर भी नहीं छपती थी। अगर आपने मेरी निकोला टेस्ला सीरीज देखी है या प्रोजेक्ट ब्लू बुक देखा है तो आपको मैजेस्टिक 12 के बारे में पता होगा। अब क्योंकि बिल मूर उस समय CIA के लिए काम कर रहे थे तो वो पॉल से कांटेक्ट करते हैं और जल्द ही दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। वो जल्दी एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और क्योंकि दोनों UFO पर रिसर्च कर रहे थे तो एक दूसरे के साथ जानकारियां भी साझा करते हैं। एक दिन पॉल बिल मूर को बताते हैं कि वो लगातार 2-3 सालों से एयरफोर्स को अपनी रिसर्च से जुड़ी हुई जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन एयरफोर्स बदले में उन्हें कोई भी इनपुट नहीं दे रही है। उन्हें ये भी नहीं पता कि एयरफोर्स उन्हें सीरियस ले भी रही है कि नहीं। ये बात सुनकर बिल मूर पॉल को एक फाइल देते हैं जिसमें बहुत ही हैरान करने वाली जानकारियां लिखी थी। और ये फाइल कोई मामूली फाइल नहीं थी, बल्कि ये फाइल जुड़ी थी प्रोजेक्ट एक्वेरियस से। अब प्रोजेक्ट एक्वेरियस अपने आप में एक अलग वीडियो डिमांड करता है, तो इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आप ये जान लो कि इस फाइल में ये लिखा था कि पॉल के द्वारा भेजी जा रही जानकारी को एयरफोर्स इंटेलिजेंस बहुत ध्यान से स्क्रूटनाइज कर रही थी। अब ये चीज पॉल को बहुत हैरान करती है, क्योंकि अगर एयरफोर्स पॉल के द्वारा दी जा रही जानकारी को सीरियस ले रही थी तो उन्होंने ये पॉल को क्यों नहीं बताया। उन्हें ऐसा लगता है कि एयरफोर्स जरूर कुछ छुपा रही है। तो एयरफोर्स क्या छुपा रही थी ये जानने के लिए पॉल अपना ग्लाइडर लेकर आसपास के एरिया में उड़ान भरते हैं। अब पॉल जिस एरिया में उड़ान भरते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड जोन था, यानी कि उस
एरिया में सिर्फ एयरफोर्स के ही एयरक्राफ्ट उड़ सकते थे, लेकिन पॉल क्योंकि एयरफोर्स के लिए काम कर रहे थे तो उन्हें ये परमिशन मिल जाती है। अब अपनी इस उड़ान के दौरान पॉल को जो चीजें मिलती हैं वो सच में हैरान करने वाली थी। वो देखते हैं कि नीचे डोम्स बने हैं, जमीन के नीचे वेंट जा रहे हैं, बड़े बड़े टावर बने हुए हैं। अब पॉल को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर एयरफोर्स इस अजीब सी दिखने वाली चीजों के साथ क्या कर रही है। वापस आने पर पॉल जब रेडियो मैसेजेस को दोबारा इंटरसेप्ट करते हैं तो उन्हें एक हैरान करने वाली जानकारी मिलती है। उन्हें पता लगता है कि एयरफोर्स तो पहले से ही एलियंस के बारे में जानती थी, और तो और एयरफोर्स और एलियंस के बीच में एक समझौता भी हो चुका है। अब ये चीज पॉल को बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। अब इससे पहले कि आप ये सोचो कि ये क्या उठपटांग चीजें चल रही हैं, तो जरा ये सुन लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। But the Air Force has said time and time again, and this is a quote from Richard Horner, Assistant Secretary of the Air Force for Research and Development, all but a small percentage of these reports of unidentified flying objects have been definitely attributed to natural phenomena that are neither mysterious nor dire, end quote. Weather balloons, mirages, ordinary sky phenomena like meteors, airplanes themselves. What about that? In 1947, the Air Technical Intelligence Center at Dayton, the top Air Force intelligence men and scientists under contract, sent a secret document to the Commanding General of the Air Force saying that whatever these things were, they were real. In 1948, ATIC, the same group, sent a top secret estimate to the Commanding General, Hoyt Vandenberg, said these were interplanetary spaceships. If they don't exist, why the money? Why did the intelligence teams rush out every time there's a sighting? अब पॉल को ऐसा लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि एलियंस मनुष्यों के बीच में मनुष्य बनकर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पॉल एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसका नाम था प्रोजेक्ट बीटा, और इस रिपोर्ट को वो अपने भरोसेमंद लोगों को भेजते हैं जो एयरफोर्स में, CIA में, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफिस में भी काम करते थे। लेकिन उन्हें एक ही जवाब मिलता है कि सरकार ने प्रोजेक्ट ब्लू बुक बंद कर दिया है और अब अमेरिका में कोई भी UFO की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, जो कि बिल्कुल झूठ था। जिसका सबूत था प्रोजेक्ट एक्वेरियस जो मैजेस्टिक 12 की निगरानी में चल रहा था। अब पॉल दोबारा उड़ान भरते हैं और अब जो उन्हें दिखाई देता है ये सच में होश उड़ा देने वाला था, क्योंकि उन्हें एयरफोर्स की धरती पर एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि UFO जमीन पर उतरा हुआ दिखाई देता है। आसपास की जमीन जली हुई थी। अब देखिए, क्योंकि पॉल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उन्होंने हर चीज का फोटो खींचा था, जो फोटोग्राफ्स आज भी मौजूद हैं पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। लेकिन CIA ने ये बात खुद एडमिट की है कि पॉल के द्वारा खींचे गए फोटोग्राफ्स बिल्कुल असली थे। अब ये बात पॉल को अंदर ही अंदर खाने लगती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि कोई भी उनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा, और धीरे धीरे उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। उन्होंने खाना छोड़ दिया था। वो रात रात भर जागकर एलियंस को हराने के लिए स्ट्रेटेजीज और हथियार को डेवलप करने पे काम करते हैं जो उन्होंने बना लिया था। पॉल को बस एक ही चिंता थी कि वो किसी तरह से धरती को एलियन अटैक से बचा लें, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। लेकिन क्योंकि एलियंस इंसानों के बीच में थे तो वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने पूरे घर को किले में तब्दील कर दिया। हर खिड़की दरवाजे पर कीलों से फट्टे ठोक दिए, और जब बिल मूर उनसे मिलने आए तो पॉल ने बताया कि एलियंस उनके पास आए थे और एलियंस ने उनके हाथ में अजीब केमिकल के इंजेक्शन लगाए हैं और वो उनको अपने साथ लेकर चले गए, और जब उनकी आंखें खुली तो वो वापस अपने घर में ही थे। अब इस बात को बिल मूर ने भी एक्सेप्ट किया और एयरफोर्स ने भी एक्सेप्ट किया कि पॉल के हाथों में बहुत सारी निडल्स के निशान थे। पॉल की दिमागी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती ही जा रही थी और उन्हें फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, जहां सन 2003 में उनकी मौत हो गई। लेकिन सच तो ये था कि पॉल को ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें जो भी जानकारी मिली वो सारी की सारी जानकारी बिल्कुल झूठी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन एयरफोर्स ने खुद ही पॉल को दी थी। ये सब कुछ एक सेटअप था, पॉल को अपने रास्ते से हटाने का सेटअप। पर पॉल तो एक देशभक्त इंसान थे, एक बिजनेसमैन थे। आखिर एयरफोर्स उन्हें अपने रास्ते से क्यों हटाना चाहेगी? आइए बताता हूँ। देखिए, कर्टलैंड एयरबेस में एयरफोर्स सीक्रेट हथियारों पर काम कर रही थी, जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो उस समय डेवलप नहीं हुई थी, और एयरफोर्स बेस पर आपस में कम्युनिकेट करने के लिए वो रेडियो फ्रीक्वेंसी का सहारा लेते थे और कोड वर्ड का सहारा लेते थे, क्योंकि ये वो समय था जब USSR पूरे अमेरिका में हर जगह मौजूद थे। तो एयरफोर्स अपनी सीक्रेट जानकारी को बचाने के लिए हर वो उपाय कर रही थी जो उन्हें करना चाहिए था। अब जब पॉल ने एयरफोर्स बेस से आ रहे रेडियो सिग्नल्स को इंटरसेप्ट कर लिया और एयरफोर्स को इसके बारे
में जानकारी दी तो एयरफोर्स को पता लगा कि पॉल बिल्कुल सही कह रहा है। अगर ये काम पॉल कर सकते हैं तो कोई और भी कर सकता है। इसलिए एयरफोर्स ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स को पॉल के यहाँ पर भेजा, उनके इक्विपमेंट्स को देखने के लिए भेजा कि आखिर उन्होंने ये काम कैसे किया, ताकि एयरफोर्स अपनी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजों को और बेहतर ढंग से हैंडल कर सके। अब ये बात जब हायर अथॉरिटीज तक पहुंचती है कि एयरफोर्स के सीक्रेट वेपन और उनसे जुड़ी हुई जानकारियां कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं और पॉल नाम का व्यक्ति एयरफोर्स के मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर चुका है, तब अमेरिकी सरकार डिसाइड करती है कि उन्हें पॉल को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी आगे चल के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि एयरफोर्स ने पॉल को सब कुछ सच क्यों नहीं बता दिया कि वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट कर रहा है वो एयरफोर्स बेस से ही आ रही है। वो इसलिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में इस तरह से लोगों पर भरोसा नहीं किया जाता। मतलब उस समय अमेरिकी सरकार तो भरोसे के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव थे, पहला पॉल को वो जानकारी फीड करना जिसे पॉल ढूंढ रहा था, और दूसरा पॉल की मानसिक हालत को इतना बिगाड़ देना जिससे वो कभी रिकवर ना हो पाए। कमाल की बात ये है कि पॉल को जो इंजेक्शंस दिए गए थे वो भी CIA एजेंट्स ने दिए थे। उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही थी, उनकी हर एक एक्टिविटी को ट्रेस किया जा रहा था और उन्हें सीधा वही जानकारी दी जा रही थी जो वो ढूंढ रहे थे। जो एलियन शिप्स उन्होंने उड़ते हुए देखे वो जानबूझकर उनके लिए ही बनाए गए थे। ये सब कुछ एक सेटअप था और जो शुरुआत में उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो एयरफोर्स के सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स थे जिनके बारे में पब्लिक डोमेन में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो जो तेज रफ्तार में उड़ती हुई लाइट्स पॉल देख रहे थे उनके बारे में पॉल को तो नहीं पता था, लेकिन एयरफोर्स जानती थी कि वो उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इसीलिए एयरफोर्स ने रिचर्ड डॉटी को पॉल के पास भेजा और उन्हें ऐसी जानकारी फीड करी कि पॉल बिल्कुल सही है, जिससे पॉल का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्योंकि पॉल को ऐसा लगा कि वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ट्रू पैट्रियट होने की वजह से, एक देशभक्त होने की वजह से उन्होंने पूरी जान लगा दी, लेकिन उनके देश की सरकार ने ही उन्हें धोखा दे दिया। यहाँ पर पॉल गवर्नमेंट के काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम का शिकार बन गए थे। इस प्रोग्राम के अंतर्गत देश में मौजूद वो सारे लोग जिनकी नीतियां गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग थी, गवर्नमेंट के साथ अलाइन नहीं हो रही थी, उन्हें काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम के अंतर्गत टारगेट करके या तो उनकी क्रेडिबिलिटी को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा था या फिर पॉल की तरह उन्हें अपने रास्ते से हटाया जा रहा था। अब पॉल अकेले इंसान नहीं थे जो गवर्नमेंट के काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम का शिकार हुए थे, बल्कि बहुत सारे लोग थे और इस काम को करने के लिए बिल मूर और रिचर्ड डॉटी दोनों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। जब बिल मूर ने अपनी रोजवेल इंसिडेंट पर किताब पब्लिश करी तो वो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर हो गए और उसके बाद रिचर्ड डॉटी ने उन्हें कांटेक्ट किया जो कि सरकार के लिए काम कर रहे थे और बिल मूर से कहा कि अगर वो सरकार के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा बन जाते हैं, यानी लोगों का ध्यान UFO से हटाते हैं, तो वो उनकी पर्सनल रिसर्च के लिए उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उस रिसर्च का हिस्सा बनवा देंगे जो UFO से जुड़ी हुई रिसर्च इस समय गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अमेरिकी सरकार का कभी भी ये प्लान नहीं था, बल्कि अमेरिकी सरकार ये चाहती थी कि बिल मूर प्रोजेक्ट एक्वेरियस से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को पॉल के पास लेकर जाएं और उसके बाद पॉल इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दें, जिसके बाद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स पब्लिकली पॉल को एक्सपोज करेंगे, डिस्क्रेडिट करेंगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को खत्म करेंगे और पॉल को ये पता लगेगा कि जिस इंसान पर वो भरोसा कर रहे थे, यानी कि बिल मूर, उन्होंने उन्हें धोखा दिया है और इस तरीके से बिल मूर की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लेकिन बिल मूर इस चीज को समझ गए थे, वो ये जान चुके थे कि वो भी काउंटर इंटेलिजेंस का शिकार बनने वाले हैं और वो ये बात पॉल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल बिल मूर की बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि उनके दिमाग पे एक चीज सवार हो चुकी थी कि उन्हें अपने देश को बचाना है। अब इस बात को बिल मूर ने पब्लिकली ऑन टीवी कहा है कि कैसे गवर्नमेंट ने काउंटर इंटेलिजेंस के नाम पर देश में हजारों लोगों को बर्बाद किया है और जब ये बात उन्होंने टीवी पर बोली तो उनसे माइक छीन लिया गया। ये वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है। And that they were actively trying to defuse him by pumping as much disinformation through him as he could possibly absorb. Being a very small part of that process gave me, I thought, something of an advantage. It became my intention to play that advantage for all the information I could get out of it. Benowitz, for his part,
Frankly, I'm a little ashamed. और इस चीज को बिल मूर ने मुफोन कन्वेक्शन के दौरान एडमिट किया था। मुफोन एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल पूरे देश में अलग अलग यूएफओ की घटनाओं से जुड़े हुए लोगों को इकट्ठा करके उनके एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ साझा करती है। और इसी मीटिंग के दौरान बिल मूर ने यूएस गवर्नमेंट के काउंटर इंटेलिजेंस प्रोग्राम को लोगों के सामने एक्सपोज कर दिया था, यानी CIA को डबल क्रॉस किया था। अमेरिकी सरकार ने यूएफओ से जुड़ी हुई इतनी सारी डिसइंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में पहुंचा दी थी कि ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो गया था कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत, किस पर भरोसा किया जाए और किस पर ना किया जाए, क्योंकि सरकार ये कभी भी नहीं चाहती थी कि लोग इस चीज में इंटरेस्ट लें या लोगों तक असली जानकारी पहुंचे। सरकार ये चाहती थी कि यूएफओ वाली घटनाएं मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएं, इतनी ज्यादा कॉमन हो जाएं कि लोगों को ऐसा लगे कि जो लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं उनका दिमाग खराब है, क्योंकि वो इसे सीरियस समझ रहे हैं। और इसी कैंपेन का हिस्सा था प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जिसमें प्रोफेसर जे हाइनेक सरकार के लिए काम करते हुए यूएफओ से जुड़ी हुई हर घटना को डीबंक करने का काम कर रहे थे। I'm Richard Doty. I was assigned as a special agent with the Air Force Office of Special Investigations at Kirtland Air Force Base. I was a counterintelligence officer at the base, and one of my jobs was to conduct counterintelligence operations at the base. And during my time there, my first few months there, I was briefed into a special access program involving the U.S. government's investigation and contacts with extraterrestrial, the visitation of these extraterrestrials to Earth. I was read into the project in the summer of 1979, and the briefing was it was a special access program. They have a special security clearance to have access to it, and it was briefed. I was briefed into it by an Air Force colonel from Washington who came down and briefed myself and a couple other people into this program. They showed us the movie. They actually showed us I believe a 16mm movie on the recovery. Obviously the movie was classified, highly classified. The narrator in the movie detailed when the crash occurred, approximately when the crash occurred in the latter part of June of 1947, and the recovery, showing military personnel at the recovery site, recovering the bodies at the site, and the craft that was at that site. तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर सरकार को ये बात पता लग गई कि आप नेशनल इंटरेस्ट या गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो सरकारें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आपका कैरियर, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ईमानदार हैं या देशभक्त हैं। अगर आपके विचार गवर्नमेंट के साथ अलाइन नहीं है तो इसका मतलब आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। अब मैं यहाँ पर आपके विचार भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, जो भी इंफॉर्मेशन सरकार हमें फीड करती है, क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? भारतीय सरकार पर भरोसा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? लिखिए अपने जवाब कमेंट में। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।